हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका आज का एग्ज़ाम हुआ है जो सीटेट का, ये वही उसका पेपर है। और आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछ, ईजी है काफ़ी, मतलब अच्छा पेपर इन्होंने दिया। मैं इसे एक अच्छा पेपर कहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इससे ये थोड़ा ईजी में हम रखेंगे इसे, और अच्छा भी पेपर है आपका। मुझे नहीं लगता इसमें को सॉल्व करने में किसी को भी दिक्कत हुई होगी। और हमने लास्ट 2-3 दिन पहले ही जो डिस्कस किया था आपके साथ, जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इन में मिले हैं। हम वो विद प्रूफ आपको दिखा भी देंगे इसी वीडियो में आगे। तो हम देख लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो ये देखा जाता है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। Feedback to the students in a classroom is most effective when it occurs during as well as after the learning activity. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, जैविक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन ये रीज़न इसका गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसमें एक सुनीता, एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, और वे सुनीता की आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम, मतलब उसको वे जो म्यूजिशियन के गुण हैं वो उसको जेनेटिक भी हैं उसमें, और उसको ऐसा माहौल भी मिला है कि वो एक अच्छी म्यूजिशियन बन पाए। तो ये आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड ऑप्शन सही है आपका। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। गलत। केवल आपने शुरू में देख ले तो ये आंसर होना नहीं है, मैंने बताया आपसे कई बार डिस्कस किया है। विद्यार्थियों को उनके संदेह सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। हाँ, ये सही हो सकता, ये सही है थर्ड ऑप्शन। ऐसे सवाल बचना चाहिए जिनमें विवेचन बचना नहीं चाहिए। ऐसे सवाल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करे। तो यह है आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, और विश्वास को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगर आपने यही ठीक किया है तो आपका आंसर सही हो गया होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के मतलब उसको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, संघर्ष कर रहा है वो। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। नहीं, छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। हो सकता है छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उनकी नहीं, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ बेस्ट है। सेकंड भी सही हो सकता था, बट फोर्थ बेस्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, ये तो सही है आपका। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्रक्रिया है, और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। नहीं, आपका ए ऑप्शन मतलब अभिकथन ठीक है, लेकिन रीज़न गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। व्यक्तित्व, मानव सामाजिक या भावनात्मक संज्ञानात्मक। इसमें यार थोड़ा कन्फ्यूज़न है भाई। भावनात्मक विकास भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी इसमें सही हो सकता है आपका, और थर्ड मनोसामाजिक विकास भी। ठीक है, तो ये हम आंसर आयोग पर छोड़ते हैं कि वो इसका क्या आंसर बताते हैं। 2-3 दिन आपके आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, तो इसमें
हम तब चेक कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? किसका? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन कौन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। ये तीनों तो सही हैं। मानकीकृत नहीं, ये नहीं होगा, तो हमारा 1 2 3 थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के बीच, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, नहीं, विचार भाषा को आकार देती है। भाषा और विचार एक दूसरे से, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों को की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। हाँ, तो सही है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन नहीं, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स बाधा डालते हैं ना, मतलब दृष्टिबाधित पहले ही और उसको छपी हुई पुस्तकें और नोट्स देंगे तो उसमें उसको बाधा डालेगा ही। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। और ये क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, सेम। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन सा हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन था तो हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो? तो हमने सेकंड ऑप्शन बताया था, छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें, वही इनको थोड़ा सा घुमा कर इन्होंने पूछा है, नहीं तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमने आपसे डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही, ये आप देख सकते हैं। 2 days ago लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बना हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एज इट इज़ हैं और थोड़ा मतलब अलग है, लेकिन उसका मतलब थोड़ा हल्का सा घुमा के पूछा है, लाइक एज इट इज़ नहीं है वो, लेकिन है, आप रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो, इतना है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो उन्होंने किया था, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखी थी और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया था क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें, ठीक है। पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। कुछ ग्रेट नहीं, लंबे जटिल नहीं, अनुकूलन विधि के माध्यम से। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैंने बताया था ना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा है आपसे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह विचरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। पियाजे की थ्योरी कल ही हमने डिस्कस की है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, नहीं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड ऑप्शन सही है आपकी। गृह कार्य सौंपना, जिसके नहीं तो नेगेटिव है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप मतलब आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता यानी ऑटिज्म के संदर्भ में सही है? तो स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है आपका। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है भाषा और विचार के भी संबंधों के बारे में उनके चिंतन नहीं। ये समानता नहीं है, ये तो मतलब इन दोनों के विचार भाषा पे अलग हैं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों की स्वयं की शिक्षा, संलग्न जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति में नहीं। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। थर्ड ऑप्शन सही है। अभिकथन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये अभिकथन, ठीक है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए।
ये बचना जो हो गया ना, इसने इसको गलत कर दिया, ठीक है। तो हमारा ए ठीक है, लेकिन रीज़न गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन में ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है?